चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। और पहला क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा होती है। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन ब्लड इज। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए, जिसमें 55% है, दो ऑप्शन आपका 45%, ऑप्शन सी 50% और चौथा ऑप्शन है कि 40%। तो आपको बता दें रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो लगभग लगभग 55% होती है, और ये मानव रक्त की बात हो रही है। ठीक है, मानव रक्त में लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, जिसमें पूछा गया कि वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो पहला ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन आपका न्यूरॉन, सी है सिस्टॉन और डी दिया गया रेकान। तो आपको बता दें कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ठीक है, वृक्क की यानी किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन पर सही उत्तर आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न, जिसमें है ग्लोमेरुलर निस्पंदन के लिए प्राथमिक प्रेरक बल क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जिसमें ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया ओमोस्टिक प्रेशर, बी है ब्लड प्रेशर, सी है ग्रेविटी और डी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें आपका रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट होगा। ग्लोमेरुलर निस्पंदन के लिए प्राथमिक प्रेरक बल क्या है, तो रुधिर दाब है यानी ब्लड प्रेशर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, ध्यान दीजिएगा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है कि हेनेले लूप का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो हेनले का लूप का जो फंक्शन है वह है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यानी कि मूत्र का सांद्रण। लूप ऑफ हेनले मूत्र को अधिक सांद्रण बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर आप सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, और पांचवा प्रश्न में पूछा गया आपसे प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य पूछा गया है, और लगभग लगभग सबको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, क्या पूछा गया है, मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज। पहला ऑप्शन ए, जिसमें दिया गया रुधिर स्कंदन, बी ऑप्शन है रुधिर परिवहन, सी है प्रतिजन और डी दिया गया है ऑक्सीजन परिवहन। तो आपको बता दें कि प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है रक्त का थक्का बनाना, जिसे ब्लड कागुलेशन बोलते हैं, यानी कि रुधिर स्कंदन कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा भैया, सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुधिर स्कंदन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, इसमें है कि निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड ग्लूकोज व लैक्टोज द्वारा बनाया जाता है। तो लैक्टोज बनता है। लैक्टोज का जब हम जल अपघटन कराएंगे तो ठीक है, वो डाइसैकेराइड है। कौन सा डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड क्या है, लैक्टोज, जिसका जल अपघटन कराएंगे तो हमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलेगा। ठीक है, यानी लैक्टोज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में आपका राइट उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, सातवां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें है कि गैर प्रतिस्पर्धी निषेध में अवरोधक जुड़ता है। इन नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटन द इनहेवियर बर्ड टू। केवल ऑप्शन ए दिया गया, केवल सक्रिय स्थान पर, सबट्रेट पर, या एलोस्ट्रिक साइट पर, या केवल एंजाइम सबट्रेट कॉम्प्लेक्स पर। तो आपको बता दें इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एन एलोस्ट्रिक साइट। एलोस्ट्रिक साइट पर गैर प्रतिस्पर्धी निषेध में अवरोध जुड़ता है, एलोस्ट्रिक साइट पर जुड़ता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 जिसमें है बीटा ऑक्सीकरण की शुरुआत के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन, जिसमें दिया गया फैटी एसिड सिंथेसिस, बी ऑप्शन है एसाइल को ए हाइड्रोजनेज, ऑप्शन सी है कार्निटाइल एसाइल ट्रांसफेरेज, और ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दिया गया है HMG-CoA रिडक्शन। तो इसमें से दोस्तों जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसमें जो सही उत्तर आपका है वो हो जाएगा एलोस्टेटिक साइट पर। उसके साथ साथ जो इसमें कार्निटाइन एसाइन ट्रांसफेरेज है वो इसमें सही उत्तर है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीकरण की शुरुआत के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है, तो एंजाइम जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है कार्निटाइन एसाइल ट्रांसफेरेज। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कीटोजेनेसिस मुख्य रूप से कहाँ होता है।
वेयर डज कीटोजेनेसिस प्राइमरली अकर्स। तो कीटोजेनेसिस कहाँ पर होता है दोस्तों? पहला है मस्तिष्क में, जिगर में, वसा ऊतक या मांसपेशी। तो ये कहाँ पर होता है? ये जिगर में होता है। वेयर डज कीटोजेनेसिस प्राइमरली अकर्स इन लीवर, ये लीवर में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 10 जिसमें पूछा गया प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग नेफ्रॉन का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हेनेले लूप दिया गया है, दूसरा दिया गया है कि ग्लोमेरुलस, सी है रीनल पेल्विस, और डी दिया गया है दूरस्थ कुंडलित नालिका। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा रीनल पेल्विस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का पार्ट जो नहीं है वो रीनल पेल्विस नहीं है। बाकी है एनेले लूप, ग्लोमेरुलस और दूरस्थ कुंडलित नालिका, ये सभी किसके भाग है? तो ये नेफ्रॉन के भाग हैं, लेकिन इसमें से रीनल पेल्विस भाग नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा क्या गया है प्रश्न, देखिएगा कि रुधिर जमने में आयन होता है, आयन हेल्प इन ब्लड कॉन्जुगेशन। तो रुधिर जमने में जो हेल्प करता है वो कैल्शियम आयन हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है बीटा ऑक्सीकरण के प्रत्येक चरण में कितने कार्बन अणु फैटी अम्ल से कम होते हैं? इन बीटा ऑक्सीडेशन ईच साइकिल शॉर्टन द फैटी एसिड चैन बाई हाउ मनी कार्बन एटम। तो इसमें दोस्तों याद रखेंगे कि हर चक्र में 2 कार्बन एसिटिल को COA निकलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बीटा ऑक्सीकरण के प्रत्येक चरण में कितने कार्बन फैटी अणु अम्ल श्रृंखला में कम होते हैं? तो 2 कम होते हैं। ठीक है, 2 अणु कम होते हैं, क्योंकि इसमें से 2 कार्बन एसिटिल COA निकलता है हर चक्र में, और ये हमेशा 2 अणु कम होते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर है इसमें। प्रश्न नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 13 जिसमें है कि एबीओ रुधिर समूह का वर्गीकरण का आधार, चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों पर डिपेंड होता है, इसलिए उपरोक्त दोनों सही उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा भाई, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 जिसमें दिया गया कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ावा देता है? विच हार्मोन प्रमोट द ग्लाइकोजेनेसिस। पहला ऑप्शन है जिसमें इंसुलिन, दूसरा है ग्लूकागान, और ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है सोमेटोस्टेटिन, और चौथा ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ग्लूकागान। ग्लूकागान जो है ये एक हार्मोन्स है जो ग्लूकोजेनोलिसिस को बढ़ावा देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15, और इसमें पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो इसमें पायरूवेट, पायरूवेट क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, यूरिया चक्र में कौन सा एंजाइम यूरिया निर्माण करता है? विच एंजाइम इज यूरिया साइकिल डायरेक्टली प्रोड्यूस यूरिया। पहला ऑप्शन दिया गया आर्जिनेस, ऑप्शन बी है यूरिएज, ऑप्शन 3 जिसमें है आर्निथिनेज, और डी दिया गया है आर्जिनो सेक्सिनेट जाइएज। तो इनमें से जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा आर्जिजिनेज। ठीक है, आर्जिजिनेज ये एक ऐसी एंजाइम है जो यूरिया चक्र में यूरिया निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 जिसमें प्रश्न पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण में कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया। पहला ऑप्शन है जिसमें एटीपी, दूसरा एटीपी सिंथेसिस, और तीसरा है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और चौथा ऑप्शन है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर 2 एटीपी सिंथेसिस। माफ कीजिएगा, एटीपी सिंथेसिस। ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो एटीपी सिंथेसिस जिम्मेदार है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2 इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 18 जिसमें कौन सा एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के प्रथम चरण को प्रेरित करता है? विच एंजाइम कैटालिज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ए हेक्सोकाइनेज, दूसरा है ग्लूकोकाइनेज, तीसरा ऑप्शन है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज और चौथा ऑप्शन है पायरुवेट काइनेज। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज एक प्रकार का ऐसा एंजाइम है जो ग्लाइकोलिसिस के प्रथम चरण को प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए पर आप लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिश्रित ग्रंथि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड? इनमें से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया लीवर, दूसरा है पेनक्रियास, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड और चौथा दिया गया ऑल ऑफ अबव। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे आप सभी लोग। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित जो ग्रंथि है वो अग्नाशय है। मिश्रित ग्रंथि क्या है? अग्नाशय, यानी जिसे पैनक्रियास कहते हैं। और पैनक्रियास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ग्रंथि है। ये जब डैमेज होती है तो आपके शरीर में बहुत सारे समस्या होती है। इसमें आपका जल्दी से जल्दी इलाज ना हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे होती है पैनक्रियास से। ठीक है, क्योंकि पैनक्रियास के डक्ट में स्टोन आते हैं, पैनक्रियास के डक्ट में सीडोसिस्ट हो जाती है, पैनक्रियास का कैंसर हो जाता है। ये सारी समस्या जो होती है वो अग्नाशय से होती है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। फिलहाल मिश्रित ग्रंथि पूछा गया था तो अग्नाशय याद रखेंगे कि मिश्रित ग्रंथि है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। और 20 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कि सिग्मोइडल, बी है स्ट्रेट लाइन, सी है पैराबोला और चार है ऑप्शन नंबर 4 हाइपरबोला। तो इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसमें सिग्मा सिग्मा इडल, सिग्मा इडल आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिग्मो इडल। ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटन वक्र जो होता है वो सिग्मो इडल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 अब आप लीजिएगा 21 जिसमें है हृदय चक्र का समय होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो हृदय चक्र का जो समय होता है वो 0.8 सेकंड होता है, 0.8 सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर आपका 22 और 22 नंबर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया है प्रश्न कि एंजाइम के जिन स्थानों पर सब्सट्रेट आकर जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ एंजाइम वेयर द सब्सट्रेट बॉन्ड बिंड्स इज कॉल्ड? पहला ऑप्शन ए जिसमें एक्टिव साइट, या बी है एलोस्टेटिक साइट, बाइंडिंग साइट या फिर कैटालिटिक साइट। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 22 नंबर प्रश्न में जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आपका इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23। ध्यान दीजिएगा 23 नंबर प्रश्न है और इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा कारक एंजाइम प्रेरित क्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है? विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस रिएक्शन? पहला ऑप्शन है जिसमें ताप, दूसरा है पीएच, सी है सब्सट्रेट सांद्रण और चौथा है प्रतिक्रिया पोत का आकार। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्रतिक्रिया पोत का आकार, साइज ऑफ रिएक्शन विसल। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन था कौन सा कारक एंजाइम प्रेरित क्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है? तो साइज ऑफ रिएक्शन विसल प्रभावित नहीं करता है, बाकी टेम्परेचर, पीएच और सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ये प्रभावित करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24 जिसमें है कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या पूछा गया है? दोस्तों क्वेश्चन है कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इन लार्ज इंटाइसिन इज टू प्रोटीन का पाचन करना, जल का इलेक्ट्रोलाइट्स करना, वसा का अपघटन या इंसुलिन उत्पादन। तो इनमें याद रखेंगे कि बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25 जिसमें है कि फेफड़ों का कुल आयतन होता है? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा।
कि फेफड़ों का कुल आयतन कितना होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी आर, तो ये 5800 ml होता है। कितना होता है, 5800 ml। फेफड़ों का कुल आयतन 5800 ml होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 जिसमें है कि कौन सा क्रियात्मक समूह सभी मोनोसैकेराइड में उपस्थित होता है, विच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल मोनोसैकेराइड। तो सभी मोनोसैकेराइड में उपस्थित होने वाला जो समूह है वो हाइड्रॉक्सिल और कार्बोनिल समूह है। हाइड्रॉक्सिल और कार्बोनिल समूह ये उपस्थित होता है सभी मोनोसैकेराइड में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27 जिसमें CO2 का परिवहन मुख्य रूप से होता है। CO2 का यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली अकर्स इन, कहाँ पर होता है, घुलनशील CO2 या फिर कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बो बाइकार्बोनेट आयन या कार्बोनिक अम्ल। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। तो CO2 का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट आयन में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर आपका होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 28 और 28 नंबर क्वेश्चन में है कि जीव वैज्ञानिक के अनुसार किस प्रकार का विवाह ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट विच टाइप्स ऑफ मैरिज इज नॉट गुड। पहला ऑप्शन ए जिसमें है RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव स्त्री। तो इसमें ध्यान रखेंगे, देखिए कौन सा विवाह उचित नहीं माना जाता, तो RH नेगेटिव पुरुष और RH प्लस पॉजिटिव स्त्री का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो विवाह हैं वो सही नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 29 जिसमें पूछा गया लार में पाया जाने वाला एंजाइम, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवा में किस प्रकार का है, तो एमाइलेज पाया जाता है। सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर आपका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 वसा में घुलनशील विटामिन पूछा गया है। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के, ये सभी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए सभी उपरोक्त सभी, ए भी घुलनशील है, डी भी और ई भी घुलनशील है, इसलिए हम ऑल ऑफ एबव पर लगाएंगे सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31 जिसमें हृदय में सबसे अधिक मोटी दीवार उपस्थित होती है। हृदय में सबसे अधिक दीवार स्थित किस पे होती है, दाई एलिन में, बाई एलिन में, दाहिने निलय में या फिर बाएं निलय में। तो दोस्तों याद रखेंगे कि हृदय में सबसे जो मोटी दीवार होती है वो बाएं निलय में होती है। बाएं निलय में सबसे मोटी दीवार होती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 32 जिसमें पूछा गया श्वसन केंद्र उपस्थित होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट इन द, पहला ऑप्शन है सेरिबेलम, बी है मेडुला, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है हाइपोथैलेमस में, और चौथा दिया गया स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, सही उत्तर मेडुला, इसमें सही उत्तर हो जाएगा मेडुला अब्लागेटा। ठीक है, श्वसन केंद्र जो उपस्थित होता है वो मेडुला अब्लागेटा में उपस्थित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 33 जिसमें पूछा गया कौन सा एंजाइम CO2 तथा H2O की क्रिया को प्रेरित कर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन ऑफ CO2 एंड H2O फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो पहला ऑप्शन है जिसमें है परमिएज, बी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सी है कैटालेज और चौथा है प्रॉक्सीडेज। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक इन एनहाइड्रेज। क्या सही उत्तर हो जाएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 तथा H2O की क्रिया को प्रेरित कर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कौन करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक प्रकार का एंजाइम है जो CO2 तथा H2O की क्रिया को प्रेरित कर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34 और इसमें 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द्विवलनी कपाट किसके बीच उपस्थित होता है। द्विवलनी कपाट किसके बीच उपस्थित होता है, तो ये बाह्य अलिंद तथा बाह्य निलय में, बाह्य
अलिंद तथा बायनीले में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन है श्वसन अंतः श्वसन में शामिल प्राथमिक मांसपेशी कौन सी है? व्हाट इज द प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन? अंतः श्वसन में शामिल प्राथमिक मांसपेशी कौन सी है? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया डायाफ्राम, ऑप्शन नंबर बी इसमें है इंटर कोस्टल पेशिया, तीसरा ऑप्शन है उदरीय पेशिया और चौथा ऑप्शन है स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइड। तो सही उत्तर हो जाएगा डायाफ्राम। अंतः श्वसन में शामिल प्राथमिक मांसपेशी कौन सी है? तो डायाफ्राम शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 जिसमें कौन सा अमीनो अम्ल गैर जरूरी है? कौन सा अमीनो अम्ल गैर जरूरी है? विच अमीनो एसिड इज नॉन एसेंशियल? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है ल्यूनीस, दूसरा ऑप्शन मेथियोनीस, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें है टायरोसिन और चौथा है फेनिल एलानिन। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 36 में सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरा टायरोसिन। टायरोसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर सभी एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं केमिकली ऑल एंजाइम्स आर। तो सभी जो एंजाइम है रासायनिक रूप से क्या करते हैं? सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट उत्तर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें पूछा गया है कि शांत श्वसन के दौरान उच्छ्वास मुख्य रूप से होती है। ड्यूरिंग द पाइल्ड ब्रीथिंग एक्सप्रेशन इज प्राइमरली। पहला ऑप्शन है जिसमें एक सक्रिय प्रक्रिया, एक निष्क्रिय प्रक्रिया या डायाफ्राम के संकुचन में प्रेरित या फिर स्टर्नोक्लेडोमेस्टाइल द्वारा नियंत्रण। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा निष्क्रिय प्रक्रिया। ठीक है, सही उत्तर है 38 नंबर में एक निष्क्रिय प्रक्रिया। श्वसन शांत श्वसन के दौरान उच्छ्वास मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। ओके, ए पैसिव प्रोसेस करेक्ट उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक न्यूरॉन का विश्राम विभव होता है। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक न्यूरॉन का विश्राम विभव कितना होता है? तो न्यूरॉन का जो विश्राम विभव होता है वो -70 MB होता है। -70 MB ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 जिसमें पूछा गया है कि एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया की संकीर्ण ऊर्जा करते हैं। एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है ज्यादा, तीसरा है कोई प्रभाव नहीं और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि शून्य। तो दोस्तों याद रखेंगे कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं? कम करते हैं, यानी कि एंजाइम किसी रासायनिक क्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या फिल होगा? एनर्जी माफ कीजिएगा, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41 जिसमें पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो मूत्र का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र का पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 42 जिसमें पूछा गया है कि वह कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती के साथ जुड़ा होता है कहलाता है। एक कोफैक्टर दैट टाइटली बॉन्डेड टू एन एंजाइम इज कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं? को एंजाइम कहते हैं या एपो एंजाइम कहते हैं या हेलो एंजाइम कहते हैं या फिर प्रोथेटिक समूह कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? प्रोथेटिक समूह। ठीक है, वह कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोथेटिक ग्रुप कहते हैं या प्रोथेटिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43 जिसमें है कि पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ बाइल इज इन डाइजेशन इज। तो पाचन में पित्त का जो मेन मुख्य कार्य है वो प्रोटीन का पाचन करना है, वसा का पायसीकरण, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वसा का इमल्सीकरण। ठीक है, वसा का इमल्सीकरण या वसा का पाइसीकरण, ये दोनों एक ही हैं, दोनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो पाचन में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, वसा का पाइसीकरण करना। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, जिसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। Which of the following is an example of conjugate protein? पहला ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है मायोग्लोबिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है इंसुलिन और चौथा दिया गया है केराटिन। तो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से हीमोग्लोबिन संयुग्मित प्रोटीन का उदाहरण है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45, ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि सामान्य रुधिर दाब होता है, सामान्य नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 और 80 होता है। ठीक है, 120 से और 180 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 46, जिसमें ग्लाइकोलिपिड का प्रमुख कार्य होता है। ग्लाइकोलिपिड्स प्ले ए की रोल इन ऊर्जा संग्रहण में, आनुवांशिक सूचना एकत्रण, या कोशिका पहचान व संचार, या हार्मोनल संश्लेषण। तो ग्लाइकोलिपिड्स का कार्य है कोशिका पहचान व संचार करना। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका पहचान व संचार। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है, इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आवश्यक अमीनो अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं। तो इनमें से लाइसिन आवश्यक अमीनो अम्ल है। लाइसिन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है, बाकी सभी गैर आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, जिसमें पूछा गया है कि साल्टेटरी संचरण पाया जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, माइलिनेटेड तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्र लोब से स्रावित होता है। पहला ऑप्शन ए, यानी पहला ऑप्शन फर्स्ट जिसमें है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच, तीसरा है जीएच और चौथा दिया गया मेलाटोनिन। तो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इनमें प्यूटिटरी के अग्रखंड, यानी कि प्यूटिटरी के अग्रखंड से हार्मोन जो होता है निकलता है वो जीएच है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा। 50 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि ईसीजी की कौन सी वेब निलय के विश्राम को प्रदर्शित करती है। तो ईसीजी के निलय का विश्राम जो है टी वेब में, ये टी वेब जो है, टी वेब ईसीजी की निलय के विश्राम को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 में प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे कि स्टेरॉइड हार्मोन निम्न से प्राप्त होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन आर डायबेट्रॉम, तो किससे प्राप्त होते हैं आपको बताना है। स्टेरॉइड हार्मोन जो बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, किससे, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 50 माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 52, इसमें फास्फोलिपिड किसके मुख्य अवयव हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फास्फोलिपिड मुख्य अवयव किसके हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखेंगे जिसमें क्या दिया गया है, ए वाले ऑप्शन में कि कोशिका झिल्ली, दूसरा ऑप्शन वसा ऊतक, सी है स्टेरॉइड हार्मोन और चौथा है पाचक एंजाइम। तो फास्फोलिपिड आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ, ये मेजर कंपोनेंट किसके होते हैं, तो फास्फोलिपिड मेजर कंपोनेंट कोशिका झिल्ली के होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन के होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा। 52 नंबर में पहला ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 53, जिसमें है कि किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन। तो पहला ऑप्शन ए स्टार्च, पहला
स्टार्च, तो स्टार्च का पाचन हो जाता है, ग्लाइकोजन का भी पाचन होता है, इसमें सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मानव में, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट उत्तर होगा आपका। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न पूछा गया है कि विश्राम विभव को बनाए रखने के लिए कौन सा आयन जिम्मेदार है? आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो विश्राम विभव को बनाए रखने वाला जो आयन है वो पोटेशियम आयन है। कौन है? पोटेशियम आयन। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा आपका। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को 53 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 53 जिसमें मैंने कौन सा ऑप्शन बताया है? सेलुलोज यानी तीसरा ऑप्शन, और 54 नंबर में आपका पोटेशियम आयन यानी कि दूसरा ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या गया है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में शामिल है? फाइट एंड फ्लाइट प्रतिक्रिया में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा सम्मिलित है? तो ये शामिल है दोस्तों, कौन सा? नाइपेनफ्रिन। नाइपेनफ्रिन शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 56 जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजा महेंद्र प्रताप और मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में 2025 में रिपीट हुआ था कि किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो 4S ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? तो 4S ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 57। ध्यान दीजिएगा 57 नंबर प्रश्न, और इसमें क्या पूछा गया है कि पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है। प्रश्न है आपका पोडोसाइट कोशिका, तो पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है कहाँ पर? पहला ऑप्शन ए बोमन कैप्सूल के बाहरी दीवार पर, या दूसरा है बोमन कैप्सूल के भीतरी दीवार पर, नेफ्रॉन की ग्रीवा पर, या फिर ग्लोमेरुलस के दीवार पर। तो दोस्तों याद रखेंगे कि पोडोसाइट जो पाई जाती है वो बोमन कैप्सूल की भीतरी दीवार पर, बोमन कैप्सूल की भीतरी दीवार पर पोडोसाइट कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58 जिसमें है कि निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड में से कौन सा है? पहला ऑप्शन ए जिसमें है सुक्रोज, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, और चौथा है माल्टोज। तो इनमें से मोनोसैकेराइड कौन सा है? मोनोसैकेराइड, तो ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज आपका मोनोसैकेराइड है, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है, माल्टोज आपका डाइसैकेराइड, और लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज इनमें केवल आपका मोनोसैकेराइड है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59 जिसमें न्यूरॉन एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं केवल विद्युत संकेत, केवल रासायनिक संकेत, या विद्युत और रासायनिक संकेत दोनों, या फिर चुंबकीय संकेत? तो सही उत्तर इनमें से हो जाएगा विद्युत व रासायनिक संकेत। न्यूरॉन एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं विद्युत और रासायनिक संकेत दोनों के साथ। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी हार्मोन्स पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है? विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड? पहला ऑप्शन है जिसमें है मेलाटोनिन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा है कार्टिसोल, और चौथा है थायरोक्सिन। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है, ठीक है, इनमें से मेलाटोनिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 61 जिसमें मूत्र निर्माण के चरण, स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आर। मूत्र निर्माण के इनमें से कौन से चरण है? तो मूत्र निर्माण के चरण ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मूत्र निर्माण के चरण जो हैं ये निस्पंद या चयनात्मक पुनःअवशोषण, श्रावण, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टाइड हार्मोन। पहला ऑप्शन है कार्टिसोल, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा इंसुलिन और चौथा दिया गया एंड्रोजन। एंड्रोजन तो सही उत्तर हो जाएगा 62 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 इंसुलिन में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 जिसमें है कि कोशिका में साइट्रिक अम्ल चक्र कहाँ पूर्ण होते हैं। तो कोशिका में साइट्रिक अम्ल चक्र जो होते हैं ये माइट्रोकांडिया में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, माइट्रोकांडिया में। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 64 जिसमें जंतुओं में संग्रह होने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है। तो जंतुओं में संग्रहित होने वाला जो पॉलीसेकेराइड है वो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। पशुओं में ऊर्जा भंडारण के लिए ग्लाइकोजन पाया जाता है, जबकि पौधों में स्टार्च। अगर पौधों में पूछा जाए तो स्टार्च होता है। अगर पूछा जाए कि पौधों में संग्रहित होने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है तो स्टार्च बताएंगे, और जंतुओं में पूछा जाए तो ग्लाइकोजन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 65 जिसमें है कि पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित करता है। तो सक्रिय रूप में प्रदर्शित जो परिवर्तित करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे कहते हैं HCl। ये प्रदर्शित करता है, परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। पेट में जब HCl की उपस्थिति होती है तो जो पेप्सिनोजन है ये सक्रिय होकर के पेप्सिन बनता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66, 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रश्न है कि थायराइड हार्मोन्स किस अमीनो अम्ल से उत्पन्न होता है। थायराइड हार्मोन्स आर डाइवेड फ्रॉम विच अमीनो एसिड। आपके ऑप्शन दिए गए हैं टायरोसिन, दूसरा ऑप्शन है कि ट्रिप्टोफेन, तीसरा है फेनिल एलिनिन और चौथा है ग्लूटेमिन। चलिए तो बताने का प्रयास कीजिएगा इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा माफ कीजिएगा टायरोक्सिन। टायरोक्सिन इसमें से सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन्स टायरोक्सिन अमीनो एसिड से बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67 जिसमें हाइपोकैल्सीमिया से होता है। हाइपोकैल्सीमिया लीड्स टू, पहला ऑप्शन है ब्रिक पथरी, पित्ताशय की पथरी, तीव्र पेशी संकुचन और टीटेनी। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इनमें से सही उत्तर हो जाएगा टीटेनी, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब रक्त में कैल्शियम आयन कम होने जो हो जाता है तो टीटेनी यानी मांसपेशियों में ऐठन होती है। क्या होती है, मांसपेशियों में ऐठन। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा PDF में दिक्कत आ गई है और इसको हम थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, 68 नंबर क्वेश्चन है स्टेरॉइड हार्मोन्स के ग्राही उपस्थित होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स के ग्राही जो है वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में, प्लाज्मा झिल्ली में, दोनों में या फिर किसी में नहीं। तो याद रखेंगे कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं को साइटोप्लाज्मिक और होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि पेशी थकान किसके एकीकृत होने से होती है। तो मसल्स फैटिग्यू किसके एस्यूमुलेशन से होता है। तो ये लैक्टिक एसिड के रिलेशन से होता है। यानी पेशी थकान किसके एकत्रित होने से होता है। तो लैक्टिक अम्ल जब हो जाता है, एकत्रित हो जाता है तो पेशी थकान होती है। ठीक है, यानी तीव्र व्यायाम में एनोरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड जमा होती है, जिससे क्या होता है, मांसपेशी थकान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 70, और 70 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न है कि कंकालीय मांसपेशी को रेखित रूप में प्रदान करता है, which give skeletal muscles is the steroid apparence। पहला ऑप्शन ए जिसमें है सार्कोमेर, दूसरा ऑप्शन है मायोफाइब्रिल,
तीसरा है मायोसिन तंतु और चौथा दिया गया एक्टिन तंतु। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखेंगे कि जो फाइबल्स होते हैं इसमें एक्टिन और मायोसिन की व्यवस्था से क्या हो जाती है, धारियां बन जाती हैं। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल्स इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मायोफाइब्रिल्स ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो कंकालीय मांसपेशियों को रेखित रूप प्रदान कौन करता है, मायोफाइब्रिल प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 71, जिसमें है कि पाचन तंत्र की दीवार में किस प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है। Which types of muscle tissue found in the wall digestive tract? ऑप्शन ए जिसमें दिया गया कंकाल पेशी, दूसरा है हृदय पेशी, तीसरा चिकनी पेशी और चौथा है धारीदार पेशी। तो दोस्तों याद रखेंगे कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है इसकी दीवार में जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स का मतलब क्या होता है, चिकनी पेशी। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72 और इसमें पूछा गया है कि ग्लाइको नियोजेनेसिस मुख्य रूप से किस अंग में होता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्राइमरली अकर्स इन विच ऑर्गन। पहला ऑप्शन ए जिसमें मस्तिष्क दिया गया है, दूसरा है यकृत, तीसरा है मांसपेशी और चौथा दिया गया है वृक्क। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, लीवर आपका सही उत्तर हो जाएगा, लीवर यानी यकृत। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस मुख्य रूप से किस अंग में होता है, तो यकृत में यानी लीवर में होता है। 73 नंबर प्रश्न है, एडीएच नामक हार्मोन जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। तो एडीएच अफेक्ट द वाटर एब्जॉर्प्शन। एडीएच पानी के अवशोषण को कहाँ प्रभावित करता है, तो ये जो प्रभावित करता है वो डीसीटी को ये प्रभावित करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा। प्रश्न नंबर 74 जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि पेशी संकुचन के समय कैल्शियम जुड़ता है। कैल्शियम ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। पहला ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा जिसमें दिया गया है कि ट्रोपोमायोसिन, दूसरा ऑप्शन है टीपीसी, तीसरा ऑप्शन है टीपीआई और चौथा है टीपीटी। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, टीपीसी। ठीक है, यानी कि ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी जो है ये पेशी संकुचन के समय कैल्शियम से जुड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 75 जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसमें एटी फेज एक्टिविटी पाई जाती है। Which of the following has 80 phase activity? तो 80 फेज एक्टिविटी किसके पास होती है, तो हेड ऑफ मायोसिन। हेड ऑफ मायोसिन के पास क्या होता है, 80 फेज एक्टिविटी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा। जब मायोसिन की हेड में एटीपी एंजाइम होता है तो एटीपी को तोड़ करके ये ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हेड ऑफ मायोसिन ये एटी फेज एक्टिविटी इसमें होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में हमने आप लोगों को 75 प्रश्न सॉल्व करा दिया है जो कि एमसीक्यू के प्रकार के थे।